विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस पर्व पर हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हिंदी भाषा का दिवस मनाते हैं, जिसको हिंदी दिवस कहते हैं। विद्यार्थियों, हर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस पर अनेक अनेक विद्यालयों में, स्कूलों में इस पर जमकर के निबंध प्रतियोगिता और डिबेट्स होते हैं। इसी बीच एक बात सामने आती है कि जो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, उस हिंदी दिवस को मनाने के लिए इसके पीछे की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में आज समझते हैं कि किस प्रकार कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हिंदी को राजभाषा बनने से रोकने के लिए कई सारी मुहिम चलाई। 400 बार इस पर बदलाव किए गए, संशोधन किए गए। आइए कुछ ऐसे ही मामले हैं जो आज के वीडियो में हम लोग तलाशने जा रहे हैं, और कब हिंदी दिवस को, यानी किस सन से हिंदी दिवस को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आइए चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, अब की बार भी मनाया जा रहा है। 75 साल पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। संविधान सभा के सामने 400 संशोधन और हिंदी को राजभाषा बनाने के विवाद के बीच के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी आयंगर ने एक फार्मूला पेश किया, जिसे मंजूरी भी मिल गई थी। 14 सितंबर की शाम 6 बजे हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की गई थी। हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद भी इसका विरोध जारी रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हिंदी के खिलाफ मुहिम चलाई, यानी कि हिंदी को राजभाषा न बनने के उपलक्ष्य में इन लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ मुहिम चलाई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा न दिया जाए। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन वही हैं जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? आपके जाकिर हुसैन, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो स्टीयरिंग कमेटी थी एक, उस कमेटी के सामने हिंदी को राजभाषा बनाने के मुद्दे पर सदस्यों में विवाद शुरू हो गए। इन विवादों को निपटाने के लिए मुंशी आयंगर ने एक फार्मूला बनाया, जो कि 17 सितंबर को यह खबर आई। लगभग ये सभी अखबारों में प्रकाशित भी हुई थी और यह फार्मूला भी प्रकाशित किया गया। कांग्रेस ने 2 माह के बाद बनारस में संयुक्त प्रांत कांग्रेस की एक आम सभा की बैठक में 13 नवंबर 1949 को तय किया कि पार्टी के सभी कामकाज हिंदी में ही किए जाएंगे। मतलब कब? 13 नवंबर 1949 को। तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि अब हिंदी को राजभाषा तो बना ही दिया गया है, और जो राजनीतिक कार्य थे या संवैधानिक काम थे, कुछ संवैधानिक काम अब हिंदी में ही किए जाएंगे। हिंदी के पक्ष में 63 वोट पड़े थे। इसका क्या कारण था, इसको समझ लो। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के चौथे सत्र में हिंदुस्तानी भाषा की जगह हिंदी शब्द रखा गया। इस पर हुए मतदान में हिंदी के लिए 63 वोट और हिंदुस्तानी के पक्ष में 32 वोट ही पड़े थे। तो सबसे ज्यादा वोट हिंदी भाषा को मिला। और इसी तरह देवनागरी भाषा के लिए, लिपि के लिए 63 वोट पड़े और विपक्ष में 18 वोट ही पड़े थे। तो मुझे लगता है आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसके खिलाफ बहुत सारे नेताओं ने खिलाफ मुहिम चलाई, जिसमें से प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन आदि थे। 13 नवंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि अब जो भी कामकाज होंगे वो हिंदी में ही किए जाएंगे।
14 जुलाई 1947 को संविधान सभा की चौथे सत्र में यह साफ हो गया कि हिंदी को 63 वोट पड़े, जबकि अन्य जो भाषा यानी हिंदुस्तानी भाषा को केवल 32 वोट मिले थे। इसी के पैरेलल में अगर बात करें तो देवनागरी लिपि को 63 वोट मिले थे, जबकि उसके विपक्ष 18 वोट पड़े थे। तो यह साफ हो गया कि हिंदी भाषा ही अब अगली राजभाषा बनेगी और बाकी हिंदी हिंदुस्तान भाषा को उन कामकाज से बाहर हटा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को हिंदी राजभाषा के नाम पर घोषित कर दिया गया और यह सब घोषणा हुई शाम के 6 बजे। 13 नवंबर 1949 को यह फैसला भी ले लिया गया कि अब जो कामकाज होंगे, संवैधानिक कामकाज हों या फिर आपके राजनीतिक कामकाज हों, वो हिंदी में होंगे। इस पर एक अहम टिप्पणी आई थी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उससे रिलेटेड आगे पढ़ते हैं। क्या टिप्पणी आई? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हिंदी सीखें सांसद, यानी अब हिंदी सीखना पड़ेगा सांसदों को और हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी और हिंदी में ही भाषण देने पड़ेंगे। तो बोला गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के 3 साल बाद 9 जून 1952 को लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने सांसदों से कहा था कि वह हिंदी सीखें और हिंदी बोलें और अपने भाषण भी हिंदी में ही दें। उन्होंने सांसदों से कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि सदन अपनी कार्यवाही 15 साल तक अंग्रेजी में ही चलाए, वह हिंदी सीखें और हिंदी में बोलें। तो ये बहुत ही अहम टिप्पणी मानी जाएगी। अगर आप हिंदी के राजभाषा बनने पर जो प्रमुख मुहिम चलाई गई, लोकसभा पे जो बहस हुई, अलग अलग प्रकार के नेताओं ने हिंदी को फलने और फूलने की बात जो उसके विरोध में कही कि अगर अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं का उन्मूलन होगा तो हिंदी को हम लोग फलने फूलने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें भी लोकसभा के अंदर बोली गई हैं और ये कोई आम सांसद नहीं थे, ये बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद थे जिन्होंने हिंदी विरोधी बातें कही थी। यहां तक कि ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने अपने इस मुहिम को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के गलत बयानबाजी से कई सारे संगठन तैयार किए और हिंदी के विरोध में कई सारे मुहिम चलाई। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। लोकसभा में हिंदी विरोध के लिए खड़े हुए मुखर्जी यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात आपको बताई, उन्हीं से जुड़ी हुई बात है। जनसंघ के संस्थापक रहे। जनसंघ एक पार्टी का नाम है और संस्थापक थे ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध कर रहे थे। 11 जुलाई 1952 को लोकसभा में बहस के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि प्रादेशिक भाषाओं का उन्मूलन, यानी कि उन्मूलन का मतलब होता है उनको हटाना, हटाने की बात करना, लेकिन ये सिर्फ उनके हिसाब से था, एक्चुअली में कोई उन्मूलन नहीं हो रहा था। तो प्रादेशिक भाषाओं का उन्मूलन कर हिंदी को फलने फूलने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी बहस के दौरान इस तरीके की बातें कही। उनकी इस बात का सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी सांसद मणिबेन ने इसका जम करके विरोध किया और उन पर तीखी टिप्पणी करी, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। एक महीने बाद 14 अगस्त 1952 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदी विरोधी मोर्चा बनाने की खबर प्रकाशित की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा हिंदी विरोधी बयान दिए गए और ये खबरों में सामने आया कि वो कुछ ऐसे गठबंधन कर रहे हैं जिसमें हिंदी को राजभाषा बनने नहीं देंगे। तो यही बात कही जा रही है कि हिंदी विरोधी मोर्चा बनाने की भी खबर आई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तत्कालीन उप कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू के लिए आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में इसके लिए हस्ताक्षर करा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के रीडर मोहम्मद सुल्तान की अध्यक्षता में उर्दू कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है। इस मानसिकता में लोगों की यह समझ में आती है कि लोग शुरुआत से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, क्योंकि हिंदी हिंदू से आई, इसलिए लोग हिंदी विरोधी रहे हैं। अपनी भाषाओं का सम्मान, दूसरे की भाषाओं का सम्मान नहीं, जबकि हिंदी हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं उसको हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी बोलने पर हमको नाज होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेतागण
जो हिंदी में बोल सकते हैं, अपनी बात को कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोल करके ही बोलते हैं। और वो सब जताना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे समाज से हैं। क्या पढ़े लिखे समाज से वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना ही जानते हैं? क्या इंग्लिश बोलने से वो संस्कारी व्यक्ति हो जाता है? क्या इंग्लिश बोलने से वो समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है? क्या हिंदी बोलने से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बन सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रखर हिंदी में बोलने वाले, क्या उनकी पहचान नहीं हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजराती बोल सकते थे, क्या उन्होंने हिंदी नहीं बोली? वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी इमेज बना करके गए। जवाहरलाल नेहरू, उनको भी इंग्लिश आती थी, उन्होंने भी हिंदी में ही बात करना जारी रखा और उनकी अध्यक्षता में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हम लोग अंग्रेजी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का वो एक बात याद आती है, वो कहती हैं कि इंग्लिश जो है वो हमारे हुनर, हम हुनर में बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, पर हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हिंदी हमारे जन्म से, हमारा जन्म से अधिकार है, मातृभाषा है, तो हम उसको तवज्जो ज्यादा देंगे। इसलिए कहने का मतलब यही है, अपने जहां आप जन्मे उस मातृभाषा को तो आप बिल्कुल सम्मान दें, लेकिन क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है, हिंदी हिंदुस्तान से है, तो क्यों नहीं हिंदी को अपनाना चाहिए। इसलिए देश के सभी प्राणियों को हिंदी तो बोलनी ही चाहिए और इसमें किसी भी भाषा का कोई अपमान नहीं है, क्योंकि सभी भाषाएं भारत की भाषाएं हैं, अपने अपने ऐतिहासिक उनकी पृष्ठभूमियां रही हैं। इसलिए भाषाओं का लोभ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ी हैं, संस्कार से जुड़ी हैं। आगे आइए समझते हैं कि हिंदी को और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ बहुत सारी मुहिम चलाई गई। तो इसमें मेन दो नाम निकल के आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम निकल के आता है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम निकल के आता है। तो ये जो प्रमुख चेहरे रहे हिंदी विरोधी, और हिंदी विरोधी इसलिए रहे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनकी भाषाओं को कहीं ना कहीं इनका उन्मूलन किया जा रहा है। तीखी बहस हुई लोकसभा के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिसमें ये कहते हुए उनको सुनाई दे रहा है, अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको मिल सकते हैं वीडियोस। आप आज के टाइम पे आधुनिकता का जमाना है, तो आप लोगों को ये खबर मिल जाएगी। वैसे आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बंधुओं, अपने सभी लोगों को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत के दौरान मैं आपसे कुछ प्रमुख सवाल भी पूछूंगा जो मेंस के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पेपर में आ सकते हैं और यूपीपीसीएस का एग्जाम तो लगा ही हुआ है। एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, 9 सितंबर से शुरू हो गए हैं और ये 26 सितंबर तक चलेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके का फॉर्मूला रहा मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। मुंशी आयंगर फॉर्मूले से लोगों ने समझा कि एक्चुअली में हिंदी को राजभाषा घोषित कर देना चाहिए। आइए समझते हैं क्या है मुंशी आयंगर फॉर्मूला। नंबर 1, के एम मुंशी और आयंगर के द्वारा एक फॉर्मूला तैयार किया गया, जिन्होंने अपने 9 वक्तव्यों में बात कही गई है। और नंबर 1 क्या है कि भारत की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। इसीलिए आपने छोटे पर पढ़ा भी होगा, या अगर आप पेरेंट्स बन चुके हैं तो आपने देखा होगा बच्चों की कॉपी बुक में कि पूछते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी मानी जाती है, तो देवनागरी लिपि मानी जाती है। और ये ऐतिहासिक फैसला था। भारत की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। नंबर 2, हिंदी में देवनागरी और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के अंकों का प्रयोग होगा। अंतरराष्ट्रीय और देवनागरी हिंदी में दोनों तरह के अंकों का प्रयोग होगा। नंबर 3, 15 साल तक केंद्र सरकार के सभी कामकाज अंग्रेजी में ही होंगे। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले, केंद्र के बिल अंग्रेजी में ही होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा और जो बिल आएगा वो भी अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें रहेंगी, चाहे वो राजनीतिक हो या संवैधानिक हो, वो सभी प्रकार की भाषा हिंदी में ही होगी। वहाँ के जो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों,
वो सभी हिंदी भाषा में ही बात करेंगे। हालांकि सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष ने ही बात कही थी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, सांसद हैं, ये सभी लोग हिंदी भाषा सीखें और हिंदी में भाषण दें और हिंदी में ही बोलें। नंबर 5, 15 साल तक प्रांत और रियासतों का वर्ड इसलिए जोड़ा गया तो उस समय भी कुछ ऐसी रियासतें थी, यानी जहां पर राजा महाराजाओं वाला था तो उनको रियासतें बोला जाता था। और प्रांत वो जो कि आपके प्रदेश थे, है ना, जो सरकार के अंडर में थे। सरकार के अंडर में रियासतें भी थी, प्रांत भी थी, ऐसी बात नहीं, पर रियासतों में राजा का अधिकार होता था तो उनको भी फरमान जारी कर दिया जाता था। तो रियासतों की सरकार के बीच अंग्रेजी में पत्र जाएंगे, 15 साल तक जाएंगे। नंबर 6, अगर दो प्रांतों की सरकार हिंदी का प्रयोग आपस में तय कर ले तो कर सकती है। दो प्रांतों की सरकार मतलब अगर जुड़े हुए हैं और उनमें आपस में कोई ऐसी बात है कि वो दोनों हिंदी भाषा में ही बात करना चाहते हैं तो वो अपने आप कर सकते हैं। दो प्रांतों की सरकार हिंदी का प्रयोग आपस में तय कर लें तो कर सकती है। नंबर 7, देश की भाषाओं की सूची में संस्कृत भी शामिल है और उस समय कुल 15 भाषाएं हो गई थी, 15 भाषा हो गई थी। नंबर 8, 5 साल बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे जो हिंदी के विकास की रिपोर्ट देगा। मतलब हिंदी भाषा जब से लागू कर दी गई, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में या राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू कर दिया गया, तब से 5 साल के बाद में एक राष्ट्रपति के द्वारा क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा जो हिंदी राजभाषा के होने पर उस पे रिपोर्ट देगा कि जो भी फैसला लिया गया था उसके तहत कितने ऐसे सर्वे आए जो हिंदी के प्रति ज्यादा प्रभावित हुए। नंबर 9, अंग्रेजी हटाने के तरीकों की इस रिपोर्ट पर 30 सदस्यों की कमेटी चर्चा करेगी कि अंग्रेजी अगर हटाना है तो उसके कई सारे तरीकों पर 30 सदस्यों की एक कमेटी रहेगी और वो चर्चा करेगी कि हमारे लिए क्यों अंग्रेजी आवश्यक है या क्यों अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। तो इस पर एक डिबेट होती और उसका निष्कर्ष निकलता। जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न लिखित नहीं होंगे, प्रश्न आपके ओरल होंगे और उनका आप आंसर कमेंट बॉक्स पर राइट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अधिग्रहित किया गया। एक। नंबर 2, कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नंबर 2। नंबर 3, ऐसी कौन सी डेट थी जिस डेट में हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिग्रहित किया गया। आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस डेट को ये फैसला लिया गया कि राजनीतिक कार्यवाही हो या संवैधानिक कार्यवाही हो, वो सभी कार्यवाहियां अब हिंदी में ही होंगी। केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र के बिल को छोड़ दिया जाए तो सारी जो भाषाएं हैं, बोलना, पढ़ना और भाषण देना, ये सब हिंदी में ही होगा। लोकसभा के किस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया कि अब से सांसद हिंदी सीखें, हिंदी में बात करें और हिंदी में ही भाषण दें? उन अध्यक्ष का क्या नाम था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर राइट कर सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, मैंने आपको सारी बातें बताई। आपको तो अनुभव बढ़ेगा ही, लेकिन आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर राइट करके बताएं। इसी तरीके से फिर कोई एक करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊंगा जो इतिहास के पन्नों में एक बार और फिर दर्ज किया जाएगा। तो ये मेरे जो वीडियोस रहेंगे, ये करंट अफेयर के नाम से नहीं, ये इतिहास के पन्नों के नाम से प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आप वहां पर इसको देख सकते हैं। आपके मन में कोई विचार या प्रश्न मेरे से हैं तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम का समय नहीं मिल पा रहा है, वो समय क्या रहेगा मैं आने वाले समय में जल्दी से बता दूंगा। लेकिन अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज अगर आप तक लिंक पहुंच जाए तो मुझे ज्वाइन जरूर करें। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।